अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं सुबह समर। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। कल का दिन कैसा दिन था, इतनी हैपनिंग्स और कुछ ऐसी हैपनिंग्स जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये दिन भी मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँगी। पर वो दिन आया और वो कुछ हुआ भी। कल हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF तकरीबन एक पेज पर आ गई। मतलब एक पेज पे क्या, कल हमने देखा कि असद कैसर की सरबराही में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द किया मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए। और हम जिन्होंने बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में ऐसे अलकाबात उनके लिए सुने हुए हैं, हम तो परेशान हो गए। और आजकल आपको पता ना कि सियासत में एक लाइन काफ़ी हिट है और वो लाइन है आई लव यू, डू यू लव मी टू। तो कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना को कह दिया कि मौलाना आई लव यू, डू यू लव मी टू। और मौलाना ने, हमने देखा भी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब नो कॉन्फ्रेंस की जब वो तमाम तस्सीम हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चाहता था कि ये आए, नो कॉन्फ्रेंस की मूवमेंट आए, और अगर मैं ना करता तो ऐसा लगता कि मैं बानिए PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप तमाम तो लोगों को याद है कि PDM का सरबराह जो है, PDM के सदर कौन थे? वो कौन थे जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक पेज पर लेकर आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि अब हम सोचें तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई वो सच था या ये सच है जो कल रात हुआ है। तो इस तमाम तो सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी एनालिस्ट, तज़कियाकार, सहाफ़ी माजिद निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम माजिद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माजिद, ये कल जो हुआ है, आपको क्या लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है जी JUIF मौलाना फजल रहमान के घर? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सियासत नामुमकिनात का खेल है और हमने देखा कि पंजाब और सिंध के अंदर जब तकरीरें होती थी कि हम पेट फाड़ के खजाना निकालेंगे और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोलिशन गवर्नमेंट में चले गए, तो इसलिए मेरे लिए कोई गैर मुतवक्को नहीं था। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियां थी और दूरियों से आगे बढ़ के इनके अंदर इख्तलाफात थे, एक दूसरे को थोड़ा सा सियासी तनकीद से आगे बढ़ के ये लोग निशाना बनाते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत इसी तरह की है कि यहाँ पर सूरत हाल तब्दील होते हुए पता नहीं चलता, और अब दोनों जमातों के लिए ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकवे शिकायत हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमारे उम्मीदवारों के हवाले से उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सामने लाते हुए दोनों ने साथ चलने का फैसला किया है। तो मैं इसको एक और नज़र से भी देखता हूँ। वो नज़र ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या सियासत के अंदर इस हद तक कशीदगी को बढ़ाना चाहिए या उसमें इजाफा करना चाहिए कि लोग दोबारा ना मिल सकें। मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि सियासत में इख्तलाफ हो, मुखालफत ना हो, सियासी दर्जा हरारत इस हद तक ऊपर ना जाए कि फिर उसके बाद जब उसको नीचे लाना हो तो उस वक्त दोनों फरीकैन को शर्मिंदगी का सामना हो या उनको पुरानी बातें याद करवाई जाएं। तो इसलिए अच्छा, लेकिन इससे ये होता है माजिद, बचपन में आपने और हमने कहानी एक सुनी थी कि शेर आया, और इतनी बार जब गडरिया कहता है जी शेर आया इतना झूठ बोलता था, तो कि जब असल में जब शेर आया तो लोगों ने इस पर यकीन ही नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जी कह रही है कि जी मैंने इन चोर लुटेरों लोगों के साथ नहीं बैठना। मौलाना को तो पता नहीं वो किन किन अलकाबात से नवाजती थी। और मसला ये कि उन्होंने एक जो नौजवान नस्ल है ना, उनको भी इनका इंट्रोडक्शन इसी एक नाम के साथ करवा दिया। तो अब वो उनको भी कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई जिनको मैं ये कहता रहा हूँ तो आज मैं उन्हीं के पास चला गया हूँ कि मेरे वज़ीर आज़म को जो है ना वो वोट दें। तो ये तमाम तो सिचुएशन पे साथ में देखें, मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हरगिज़ नहीं बैठेंगे। मौलाना के बारे में भी कहते थे। इसका मतलब है आने वाले दिनों में अपनी सियासी साख को बचाने के लिए वो इन दो का भी इंतखाब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। उसकी वजह ये कि हमें तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के माइंड को समझना होगा। उनके लिए नजरियात या कोई उसूल उतनी ज्यादा तवज्जो या अहमियत नहीं रखते। उनके लिए पार्टी चेयरमैन का फैसला जो है वो ज्यादा अहम होता है। तो अगर कल को इमरान खान ये कहेंगे कि मौलाना फजल रहमान से अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं, तो पूरी की पूरी PTI उनके पीछे चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि PTI के हवाले से सबसे बड़ा जो एतराज़ किया जाता है वो ये है कि इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही है कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। अगर तो बानी PTI किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हमने देखा
एक ज़माने में बानी पीटीआई जहांगीर तरीन की जस्टिफिकेशंस देते थे, सफाइयाँ देते थे और पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ उनके पीछे लगी होती थी। और उसके बाद जैसे ही जहांगीर तरीन उनके सर्कल से निकले, पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गई। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब हम मिला के देखते हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अगर उनका चेयरमैन उनसे जो भी कहेगा, वो उस लाइन पे चल निकलेंगे। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, अभी गुज़िश्ता 2 साल में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो-जो कुछ हुआ है, वो एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में है। सो इस वक़्त उनको भी ये शायद एहसास होना शुरू हुआ है कि हमें अपने सियासी बरादरी के ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक़्त में बहरहाल कहीं न कहीं यही लोग सहारा बनते हैं। हुँ। क्योंकि जिन पे पहले तकिया किए हुए थे, जिनके दोष पे सवार होकर आए थे, उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। जी, बिल्कुल, असल में उस वक़्त तो इनकी एक मोहब्बत का दरिया बह रहा था, तो इसलिए इनको वो सारी चीज़ें याद नहीं थीं। लेकिन जब उसके बाद मुश्किल सूरत-ए-हाल आई है, तो अब उन्हें पता चलना शुरू हुआ है कि हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान में मामलात कैसे चलाए जाते हैं। तो उस वक़्त पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ जानते-बूझते हुए या अनजाने में उन्होंने अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ था और वो ऐसे चश्म-कुशा हुँ, हक़ाइक़ से रूगर्दानी कर जाते थे। हुँ। लेकिन जब उनके साथ खुद ये सारा मामला पेश आया है, तो अब उन्हें समझ आ रही है कि उन्हें एक मुख्तलिफ रुख के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है और हर सियासी जमात को मेरे ख़्याल में ऐसा ही सोचना चाहिए, उसको अपने दूसरी सियासी माजी जमातों के एक बड़े ना जुमले का भी नवाज़िश पे उन्होंने बड़ा रखना चाहिए। सहारा लिया। वो बिल्कुल, और एक जुमला जिसका बहुत ज़्यादा सहारा लिया है, वो जुमला था ये, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था। एक तो वो जुमला भी हमने देखा, लेकिन अभी मुझे देखें, अभी क्योंकि सब लोग यही बात करें कि जी एक ऐसा हम इत्तेहाद होते हुए देख रहे हैं, जो कि किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं था। लेकिन चलिए ज़रा इसकी हकीकत के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या इस वक़्त JUIF की इतनी वक़्त है? क्या इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका नंबर इतना ज़बरदस्त है कि ये मिल के हुकूमत फ़ॉर्म कर लें, या इनको अभी भी बहुत सारी दूसरी पार्टीज़ से मिलना पड़ेगा, उनकी तरफ देखना पड़ेगा? जी, ये जो सिचुएशन है, ये ख़ासी दिलचस्प है। उसकी वजह ये है कि कौमी असम्बली का इस वक़्त का जो हुँ, सिनेरियो है, उसके अंदर कोई भी जमात खुद से हुकूमत नहीं बना सकती। उन्हें अपने साथ या तो हुँ, इलाकाई जमातों को लेना पड़ेगा, आज़ाद को लेना पड़ेगा, हुँ, या उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा या नून लीग के साथ। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिसमें कोई भी जमात मुस्लिम लीग नून या तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा कर सके कि हम हुकूमत बना लेंगे। इस सिनेरियो को भी अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में देखें, तो मौलाना फजलुर रहमान के 4 एमएनएज़ हैं, कुल 93, 94 तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़ हैं, तो ये 98 हैं। इसलिए उन्हें फिर किसी हुँ, एक बड़े इत्तेहादी की फिर भी ज़रूरत होगी। अब वो क्या पीपल्स पार्टी हुँ, से कोई बातचीत करेंगे, उनके 54-55 लोग हैं, वो जब इसमें आएँगे, तो फिर इनके हुँ, पास मेजॉरिटी हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसके ऊपर मेरा ख़्याल है काफ़ी अगर-मगर है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ, मौलाना हुँ। फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी तीनों मिल तो सकते कहीं हैं ऐसा या तो नहीं? नहीं कि ये जो रोमांस एंड कराएगा ही चले जाए, क्योंकि अब तो इसके बाद मुझे लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि किसी भी पेट्रोलियम मसनूआत के नाम से मौलाना साहब को पुकारे, लेकिन कोई फ़ायदा भी होने जा रहा है इसका, अभी ये मेरा ख़्याल है क़ब्ल-अज़-वक़्त या है, ये उसकी वजह ये है एक कि तरह से हमें प्रेशराइज इससे कर रहे कोई हैं? ज़्यादा उम्मीदें नहीं बाँधनी चाहिए। ये बड़ी एक इनिशियल लेवल की मीटिंग थी कि जिसके अंदर उन्होंने जो हुँ, बर्फ़ जमी हुई थी, वो थोड़ी-सी पिघली है। हुँ, थोड़ी-सी एक-दूसरे के लिए खैर मक़दमी कलिमात का इज़हार किया गया है, सिचुएशन पे बात हुई है। दोनों एक ही महबूब से धोखा खाए हुए हैं। सो इसलिए उसके ऊपर ज़रा बातचीत हुई है, तो ये अभी इसको फ़ॉर्मलाइज़ होने में, चैनलाइज़ होने में मेरा ख़्याल है काफ़ी वक़्त लगेगा और इसके हवाले से जो भी कोई प्लानिंग है, वो आइंदा आने वाली मुलाकातों में हुँ, होगी। मुझे नहीं लगता कि एक मुलाकात की बुनियाद पे हमें ये समझना चाहिए कि शायद वो इकट्ठे मिल के चलेंगे, या उनकी अगले आइंदा 1-2 साल के हुँ, अंदर बतौर इत्तेहादी होंगे। सो ये चीज़ें काफ़ी अभी मैच्योर हो रही हुँ। हैं। सही। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि जो सियासी मुखालिफ हैं इस वक्त, और जो मौलाना साहब के जो पिछले, अभी बिल्कुल पिछले हुकूमत में ही जो उनके साथ मिलकर बैठे थे, तो उनकी जो तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब, मैं मुस्लिम नून के हवाले से बात कर रही हूँ, उनकी कल मैं स्टेटमेंट देख रही थी शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में, कि वो कहती थी कि जिन मौलाना को वो जानती हैं, तो मैं तो नहीं देख रही कि इन दोनों का इत्तेहाद जो है वो होगा। असल में मामला फिर वही है कि अगर हम सियासी बयानात को एक तरफ रख के भी देखें,
तो कौमी असम्बली की नंबर गेम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि JUI और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान मिलकर हुकूमत बना लें, क्योंकि नंबर नहीं पूरा होगा। उसके लिए उन्हें पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाना होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि MQM आज़ाद उम्मीदवारान और इलाकाई जमातें मिलकर हुकूमत बना लें, वो नंबर भी ख़ासा मुश्किल होगा। और MQM इस सूरत-ए-हाल में इदारों के खिलाफ या इदारों की पॉलिसी के खिलाफ जाने का बिल्कुल फैसला नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि उनके नताइज खुद एक संजीदा सवालिया निशान के साथ मौजूद हैं। सो इसलिए जब हम नंबर गेम को देखते हैं तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी कोई उस तरह से कामयाबी नज़र नहीं आती। सो ये सियासी गपशप तो हो सकती है, लेकिन इसको कौमी असम्बली के अंदर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, मुझे उसकी समझ नहीं आती। क्योंकि बहरहाल अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद बनेगा तो उसके अंदर अगर कोई बड़े नंबर वाली जमात नहीं होगी, तो ये सारा कुछ बिल्कुल माजिद, डू मुमकिन यू थिंक नहीं इस वक्त होगा। अगर बड़े नंबर की जमात के वाले से बात करें तो वो जो जमात है, मैं स्पेसिफिकली जमात की बात करूँ तो मुस्लिम नून हैज़ गुड नंबर्स, तो अभी विफाक में आपको क्या उनकी पोजीशन लग रही है? आपको लगता है कि उनके इतने नंबर कंप्लीट हो गए हैं कि वो जाके अपनी हुकूमत फॉर्म कर सके? मुस्लिम लीग नून का भी मामला ये है कि उन्हें बहरहाल इस हुकूमत को बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की 55 लोगों की 54 लोगों की हमायत हासिल करना होगी। अदरवाइज वो भी ये नहीं कर सकते। इसलिए तय किया जा रहा है और चीज़ें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो कोलिशन में तो हों, लेकिन वो वजारतें ना लें। उसकी बजाय वो आईनी ओहदों की तरफ मुंतकिल हो जाएं, यानी सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, कुछ सूबों के गवर्नर्स, ये उन्हें मिल जाए। तो पीपल्स पार्टी इस तरह से अपनी प्लानिंग कर रही है कि वो इंतजामी ओहदों पर, वजारतों पर ना आए और इसके बदले में वो आईनी ओहदों की तरफ शिफ्ट हो जाए। सो मुस्लिम लीग नून को भी हुकूमत बनाने के लिए डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल ज़रूरत करना तो है, होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़े स्मार्टली अपने कार्ड प्ले किया। बस माजिद, क्विकली मुझे बताइएगा, उमर अयूब साहब जिनका नाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज वज़ीर आज़म नामज़द किया है, ज़रा इनकी मुझे खिदमात तो बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि इनकी तो अगर हम देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में किसी और जमात के साथ थे, उससे पिछले इलेक्शन में किसी और के साथ थे। जी बिल्कुल, ये इनकी तीसरी जमात है जिसमें ये आए हैं। और उससे पहले ये 2008 में एक अलहदा पार्टी में थे, 13 में नून में मुस्लिम भी लीग था नून में थे, उसके बाद फिर ये जी। PTI में आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद के बाद के जो 2 से 3 साल गुजरे हैं, इसके अंदर सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया है, उसके अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो खड़े रहे हैं, जिन्होंने जो रोपोश हो गए थे, जो गिरफ्तार हो गए थे। तो इसलिए अब वो सियासी वफादारियों के पैरामीटर्स बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। और इस बात को मैं अपनी पहली बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि बानी PTI ने जो कह दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, वही हर्फ आखिर होगा। कल को अगर वो उमर अयूब पे तनकीद करेंगे तो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ उमर अयूब पर तनकीद कर रही होगी। तो इसलिए शायद तहरीक इंसाफ में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता कि कौन कितना वफादार है या किसकी कितने साल की लॉयल्टी है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ का हाथ किसके ऊपर है, वो जिसके ऊपर होगा वो कबूल होगा, बाकी सब जो है वो नामंजूर होंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ तजियाकार सिचुएशन पे जो कल रात बनी है उसके बाद उस पर हम ज़रा सैर हफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि देखें आज 16 है और इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा PSL 9 सीज़न है, जिसका बेताबिस इंतज़ार किया जा रहा था आज से कुछ महीनों पहले। फिर उसके बाद जो पूरी तरह अवाम है वो जुट के जनाब इलेक्शंस पे, और हमें वाकई इलेक्शंस के अलावा और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए इलेक्शंस के जैसे बाद ही PSL सीज़न 9 आया तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम तो इस हवाले से रेडी ही नहीं थे, हमारा तो अभी तक इलेक्शंस का जो खुमार है वो नहीं जो है अभी तक उतरा। अच्छा जी, आखिरकार वो वक्त भी आ गया है जिसका इंतजार था, और PSL 9 का आगाज़ इंशाल्लाह कल से लाहौर में होगा। पहले T20 मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी, और PSL पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में ये मैचेस खेले जाएंगे। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान, को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग। हाफिज़ इमरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल फाइनली इफ्तिताह होने जा रहा है PSL सीज़न 9 का, पहले दिन के हवाले से ज़रा हमें कुछ बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई अभी तक सिर्फ गाने का पता चला है, इन दो टीमों के दरमियान मैच और उनका भी पता है, लेकिन कल का प्रोग्राम इवेंट कितना बड़ा होगा किसी को पता ही नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में चूंकि आम इंतखाबात का दौर था, उस वजह से पाकिस्तान में सुपर लीग के हवाले से को बहुत ज़्यादा हमें काम दिखाई नहीं दिया। और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी वो हैं जो खुद उस सारे अमल का हिस्सा है, इंतखाबी अमल का हिस्सा है। वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान, और उससे पहले भी अदम इस्तेहकाम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क़यादत के हवाले से एक संजीदा किस्म के मसाइल का सामना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कोई तशहीरी मुहिम में नज़र नहीं आई है, लोग उस तरह से इंगेज नहीं थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक से ज़्यादा मसाइल का शिकार रही गुज़िश्ता चंद हफ्तों में। इस वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस ब्रांड को हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए सालाना कमाता है। और बदकिस्मती ये है कि किसी ने उस तरफ तवज्जो भी नहीं दी। आज अगर मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो अगर लोगों की भागदौड़ आपको नजर आ रही है तो उसकी वजह ये तो नहीं है कि ये लोग पहले मौजूद नहीं थे यहाँ पर। ये लोग यहाँ पर पहले मौजूद थे, लेकिन इन लोगों ने अपना काम उस अंदाज में किया नहीं है जैसे इनको करने की जरूरत थी। तो अब देखना ये है कि कल जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होता है, पहला मैच होता है, और उसके बाद किस तरह से चीजें आगे चलती हैं। जो हम PSL के नवे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब की अगर हम बात करते हैं, अगर उस पर मजमूई तौर पर जायजा लें, उसमें देखें कि क्या कुछ हो रहा है, तो उसमें भी काफी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जिसको कुछ रंगारंग बनाने की कोशिश की जाएगी। हमेशा से ये होता रहा है। PSL की जो इफ्तिताही तकरीब है वो होती है साढ़े के 3 बजे मेरा ख्याल है दाखिला शुरू हो जाएगा, 6:30 बजे इफ्तिताही तकरीब होगी। आयमा बेग हैं, अली जफर हैं, आरिफ लोहार हैं। तो ये जो आरिफ लोहार में क्या बात है भाई, आरिफ लोहार साहब का भी नाम मैंने सुना कि वो भी परफॉर्म कर रहे हैं PSL की इफ्तिताही तकरीब मैं में। कहती हूँ हाफिज इमरान मेरी टिकट पकड़ लें कल की, मैं तो कल आरिफ लोहार को सुनने के लिए आऊंगी। तो ये कल वहां पर शोबिस का तड़का लगेगा इफ्तिताही तकरीब में। और लाहौर में अमूमी तौर पर जब कलंदर्स के मैचेस होते हैं तो आपको शायकीन नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला ये भी किया है गुज़िश्ता रोज के वो जो VIP पासेस हैं या जो टिकट्स होती हैं या जो फ्रेंचाइज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकट्स देता है, उन सब पे उन्होंने कट लगाया है। तो देखना यह है कि उसके बाद ये जो गहमा गहमी है किस हद तक मुतासर होती है कि अब देखना ये कि उसके बाद भी लोग टिकट खरीदते कि नहीं खरीदते, क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों ने टिकटें नहीं खरीदी। नहीं देखें, ये PSL के मैचेस ना मुफ्त देखना भी एक तफरीह है। मतलब कॉम्प्लीमेंट एजाजी टिकटों के ऊपर मैच देखना भी PSL में तफरीह का रंग जो है ना वो दुबाला करता है। अगर कोई 4 लोग किसी के ताल्लुक की वजह से अपने 4 टिकट्स अरेंज करते हैं तो वो उसमें भी एक तफरीह। देखो जी बाबा जी, मैं टिकट आई लई है ना, फिर असी तो हम दसिया साड़ी बड़ी दूर तक ताल्लुकात है। तो ये एक तफरीह है। बुनियादी तौर पर पैसों से टिकट खरीदना और पाकिस्तान में PSL के मैचेस में टिकट बगैर पैसों के हासिल करना, ये हर तरह से एक तफरीह है। तो लोग उससे भी भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज होते हैं। ये जी बड़े शपशपे वाली बात होती है हाफिज इमरान, इसको शपशपा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताया ये जो हफीज का भी जरा बता दें। हाँ जी, देखिए आप जरा मुझे बताइए, लेकिन ना हफीज को भी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अल्लाह हाफिज कह दिया, शुक्रिया भी कह दिया और आगे तमन्नाओं का इजहार भी कर दिया उनके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल जी, बाय कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। वो चाहे जितनी देर मर्जी बैठ के कॉफी पिए, उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये उनका जाना के मेन वजूहात क्या थी कि उनको अल्लाह हाफिज बोला गया है? देखिए, एक तो ये है कि जिस अंदाज से उन्हें लाया गया और जिस अंदाज से उन्हें भेजा गया, ये दोनों तकलीफदेह चीजें हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं, आपको एक सिस्टम लगाना चाहिए जो लोगों के आने जाने से खराब ना हो। देखिए, वो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, लोगों के उनके साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमने भी उनके ऊपर बहुत तनकीद की है, लेकिन जिस अंदाज में आप उन्हें लेकर आए वो भी गलत था, और जिस अंदाज में आपने उन्हें घर भेजा वो भी गलत है। कि एक शख्स को आपने सिर्फ 2 सीरीज दी हैं इसलिए कि वो अपनी सलाहियतों को साबित कर सके, उनमें वो सलाहियत है या नहीं है, वो उसके अहल थे या नहीं थे, ये तो एक अलग बहस है ना। ये तो आपको लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि वो उस ओहदे के काबिल थे या नहीं थे, उनमें वो अहलियत थी या नहीं थी। एक शख्स ने उन्हें डायरेक्टर क्रिकेट लगाया है, दूसरे साहब आते हैं वो उन्हें खुदा हाफिज कह देते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट का दुनिया भर में तमाशा और मजाक बना हुआ है ना। वो ठीक है कि हफीज के ऊपर आप सवालात उठाएं, ये उठाएं, जो मर्जी करें, अगर आपने किसी एक खास वजह से उन्हें एक तरफ किया है, एक खास वजह से आप उन्हें ले आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उन्हें लगाया भी मेरिट पर नहीं था, और जब आप उन्हें घर भेज रहे हैं
जब आप उन्हें ये वापस बस भेज ये रहे बात हैं, है ना, फेवरिटिज्म के जो मसले ना हमारे गोडे गिटों में बैठ गए और बिल्कुल। इसी ने हमें डुबो देना है। जिस बिल्कुल। दिन मुल्क और इदारे जो है फेवरिटिज्म से निकल जाएंगे, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब ज़रा मैं बात करूंगी ज़रा पॉलिटिकल ड्रामों से निकल के, क्योंकि देखिए आजकल मैं देख रही हूँ लोगों में ड्रामा देखने का रुझान कम क्यों हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि आपको न्यूज़ पे इतना ड्रामा नज़र आ जाता है कि लोग कहते हैं कि भी जो हमारी वो जो हुड़क थी ना वो यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं माशाल्लाह से वो भी आप देखते हैं ना कि कभी कुछ होती हैं कभी कुछ होती है, और कल जो हुआ आपके सामने तमाम तर चीज़ें सूरत हाल आपके सामने ही है। लेकिन अगर मैं वैसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो हमने देखा है कि जो हमारे मुखालिफ ममालिक भी हैं वो भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को सराहते हैं कि भाई देखें हमारे पाकिस्तान के ड्रामास हैं वो रियलिटी से कितने करीब हैं। जब पाकिस्तान टेलीविज़न का टाइम था और जब उसमें ड्रामाज आते थे तो उसमें हर ड्रामे में एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज होता था। बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक एक सीन एक एक डायलॉग इतने इंटेलिजेंटली लिखा जाता था, इतने इंटेलिजेंटली एक एक सीन को एग्जीक्यूट किया जाता था कि जो देखने वाला है चाहे उसका किसी भी उम्र से ताल्लुक़ हो उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता था उस स्क्रिप्ट का, उस मैसेज का। उसके बाद हमने देखा कि जब बहुत सारे चैनल्स आए तो फिर हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि फिर सब एक दौड़ में लग गए, वो भी रेटिंग की दौड़ में। और फिर लोगों ने देखा कि अच्छा क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, अगर हीरोइन है वो रो रही है, लोग देख रहे हैं तो रुलाओ 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 रुलाओ। लेकिन हमने ऐसी तमाम सी चीज़ों में देखा कि पाकिस्तान में अच्छी स्क्रिप्ट भी बहुत ज़बरदस्त आई हैं और हमारे ड्रामाज वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। आजकल एक ड्रामा ऐसा है जिसको मैं बड़े बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ, वो है खई, जिसमें एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी उठाई गई है और उस स्टोरी के अंदर फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारे प्लॉट्स हैं और मतलब इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि वो आपको नज़र भी आती है। और क्या उसमें तमाम तर आर्टिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और एक चीज़ हट के की गई है जो कि मैं डिस्कस करूँगी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मुमताज़ हमारे जनाब इस वक्त जो मेहमान हैं फ़िल्म क्रिटिक हैं, ड्रामा क्रिटिक हैं, मुमताज़ जनाब शख्सियत उमैर अलवी की। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं जो उमैर देखिए कितनी ज़बरदस्त आपकी तारीफ़ें भी करती हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे पता आप गलत तारीफ़ नहीं करते चीज़ों की जो कि आप डिज़र्व भी करते हैं। मुझे बताएं उमैर, हम लोग जो कि आदी थे कि हीरोइन रो रही है फिर, और ड्रामा बनाने वाले भी कहते हैं कि जी अगर लड़की रो रही हो, हीरोइन से कहती है कि भाई हमारा कैरेक्टर ही हिट तब होता है और लोग हमें पसंद ही तब करते हैं जब हम रो रहे हों। ऐसे टाइम में एक ऐसा ड्रामा आता है जहाँ पे जो हीरोइन है वो विंडिक्टिव है, जो बदला ले रही है, उसकी आंखों में गुस्सा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। शुरू में तो रोई थी, शुरू में रोई थी, एक एपिसोड हार्डली मेरे ख्याल से कुछ सीन्स में रोई थी, एपिसोड भी नहीं बोलते। मगर उसके बाद देखें यही चीज़ है ना कि आप लोगों को जब अलग कोई चीज़ देते हैं तो लोग पसंद करते हैं। हाँ। मगर हमारा प्रॉब्लम ये हम अलग चीज़ें ज़्यादा नहीं देते ना, हम वन ऑफ दे देते हैं। हाँ। अगर एक सहमाही में 40 ड्रामे चल रहे हैं तो उसमें से 2 या 4 ऐसे होंगे जिसमें आप हीरोइन को जो है वो ऐसा दिखाएंगे कि वो खुद भी परेशान हो जाएंगे वो क्या रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि डंक था जैसे आया था, उसमें सना जावेद और बिलाल अब्बास थे, वो भी ऐसे ही था कि आप 8 एपिसोड तक तो आप हीरोइन की साइड पे थे सब, और जहाँ वो विंडिक्टिव हुई पता चला आपको सब जो थे वो लोग बहुत उन्होंने फॉलो किया। तो यही चीज़ है खई के अंदर भी है ये कि देखिए खई में जो कल्चर दिखाए वो भी एक तरह से एक नई चीज़ है इन लोगों के लिए जो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए स्क्रीन जब आपकी चेंज होती है, जब बढ़ती है, लार्जर देन लाइफ होती है तो सबको पसंद आती है। फ्लैशबैक्स वगैरह नहीं है जैसे लंबे होते हैं चलते फिरते हैं इसमें, लेकिन बहुत लंबे नहीं इतने हैं। हाँ। वो वाले नहीं है ना कि आप चीजें रिवील ही फ्लैशबैक में हो रही हैं। ठीक है, फ्लैशबैक होता ही रिवील करने के लिए। फ्लैशबैक इसलिए नहीं होता कि जो आप ऑलरेडी चीज़ देख चुके हैं वही आप दिखाएं दोबारा। तो उन्होंने ये चीज़ की है। प्लस जब आप फुर्सत से कोई चीज़ बनाते हैं ना तो ऐसे ही निकलती। अच्छा, और दूसरा ये मुझे लगता है कि इसमें जो हीरोइन का जो किरदार है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी घर में बैठी ख़वातीन वो उससे इस तरीके से रिलेट कर रही हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारी ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है वो बदला नहीं ले सकती, वो तो जवाब भी नहीं दे सकती। तो वो एक ऐसी मजबूत कैरेक्टर को देख रही जो कि अपना बदला ले रही है और डंके की चोट पे ले रही है। तो एक तरीके से ना सब लोग कहते हैं कि जी ये शी इज़ लिविंग अ लाइफ। तो वो एक भी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वो जो एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसने बहुत सारी ख़वातीन को अपने साथ जोड़ लिया है।
आपको याद होगा 80s में 1990s में सुल्तान रही साहब बहुत ज़्यादा फिल्में उनकी हिट होती थी। उसकी भी वजह ये थी कि लोग इतने ऑप्रेस थे, इन हजरात और मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी, कि जब उनकी फिल्म देखते थे तो उनका तो सही किया इसने, मारा, अगर वो जागीरदार को मार रहा है तो ये खुश होते थे सही मार रहा है। हाँ। तो यही वही वाला जो आपका एक तरह से सिचुएशन थी वो यहाँ पे उन्होंने प्लेस की है कि सही किया। गोली यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि गोली लग रही है वो मर रहा है तो हाँ मर गया, अच्छा किया। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ख़वातीन और हज़रात दोनों फॉलो कर रहे हैं इस ड्रामे को और सबको मज़ा भी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ड्रामाज है मेरे ख्याल से मैं जो लोगों को मिस नहीं करना? स्टैंड अप गर्ल अच्छा है, इस पर चल रहा है। देखिए मैं तो ड्रामे जब देखता हूँ तो मैं डायरेक्टर राइटर देख के देखता हूँ। काशिफ निसार का कोई ड्रामा मिस ही नहीं करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये दो हैं, दोनों उनके ड्रामे हैं। पर ब्रेकिंग न्यूज़ ने मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा शायद, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी जब ग्रीन चैनल स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने इतने सारे ड्रामे आपके ऊपर डाल दिए थे कि आपको 16 में से कितने देखेंगे आप? हर ड्रामे का इंतजार था हमें, लेकिन उसके बाद 16 एपिसोड का हमने देखा बहुत सारे। ये खींच के इतना बड़ा काबली पुलाव का बड़ा गर्क उन्होंने कर दिया, जीवन अगर उन्होंने इतना लंबा जिंदों खींच दिया, सब ड्रामे खींच दिए उन्होंने। तो ये गलत करें ना। अगर देखिए आप लोगों को इंटेलिजेंट समझिए, आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझिए कि वो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ एक सीन बुरा चाहिए कि अपना चैनल चेंज करने के लिए। अच्छा, बेबी बाजी उसने बड़ा जनाब एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो सेट किया था और जो स्टोरी थी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसके किरदार ऐसे थे जिससे लोग रिलेट कर गए थे। उसका भी एक सीक्वल आ रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करें उससे? मैं देखिए बेबी बाजी का सीक्वल जो आएगा उसमें बेबी बाजी तो होंगी नहीं। हाँ। और वो ना उनके मियाँ होंगे, तो ये दिखाएंगे उसमें ये कि वो उसके बाद क्या हुआ एक तरह से। और अगर उन्होंने उसी तरह इंटेलिजेंटली प्ले किया तो अच्छा है, लेकिन नहीं किया तो फिर देखें या ये भी मैं राइटर को मशवरा खराब किया तो ड्रामा बन गया है, लेकिन बेबी बाजी आके अपने छोटे बच्चे से कभी आके बात करने आए करें तो वो भी सीन हो सकता है। होगा। देखिए हम तो ऐसे बना सकते हैं ना कि ख्वाब में आ गई, हम तो हमारे तो खैर शीशे में दंगा कर रहे हैं, अचानक देखा अब्बा खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो? हम तो ये कर सकते हैं, हमारे साथ तो नहीं है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि हम अच्छे ड्रामे बनाते हैं, अब 60 एपिसोड कर देते हैं ना। 60 एपिसोड किसके पास मतलब क्यों करते हैं? मतलब ऐसे बुरा, मतलब वो रबड़ टूट जाता है आपस में, जो लिंक खत्म हो जाता है तमाम से चीज़ों का। एक और जो चीज़ थी 1980 हसीना मुइन के ड्रामे उठा लें, अशफाक साहब के ड्रामे उठा लें, सब में कैरेक्टर्स होते थे। आप कैरेक्टर्स बनाएंगे, लोग खुद देखेंगे। अच्छा, मैं अभी जो खई में सबसे ज़्यादा जिनसे वाकई इंस्पायर्ड हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत टाइम के बाद हमने एक कैरेक्टर को इस्तेमाल ही नहीं किया था, और बहुत टाइम के बाद बड़े आखिर टाइम में इस बंदे ने लोगों को बताया कि क्लास होती कि एक्टिंग की। खालिद भट्ट साहब, मैं कोई सीन उनका देख रही होती, मैं सीन को रिवाइंड कर करके देख रही होती कि अच्छा देखिए उन्होंने क्या डेप्थ अपने कैरेक्टर में डाली है, बहुत अच्छे एक्टर, कैसे एक्ट करें। हमने मे बी शायद उनको एज अ प्रोटैगनिस्ट कभी देखा भी नहीं, बट ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोटैगनिस्ट इन द एंटायर ड्रामा आया था निशाने हैदर, उसमें सरवर शहीद का, उसमें खालिद भट्ट थे। 81 का ड्रामा था। उसमें टॉप जो उस वक्त के हीरोज थे ना, उनको उन्होंने लिया था आर्मी ऑफिसर्स के, उसमें तो खालिद भट्ट साहब उसमें भी थे। लेकिन हमने उनको फिर उसके बाद बड़ी उम्र के कैरेक्टर्स देना स्टार्ट कर दिए। अब्बा, भाई, गरीब आदमी के कैरेक्टर दे दिए आदमी, तो ये गलत है, क्योंकि ये सारे रोल्स तो कवि साहब करते थे ना। अगर अभी कवि साहब हयात होते तो खई में कवि साहब होते। लेकिन ये आपने वैसे कितनी बड़ी बात की, कितना बड़ा लॉस है ये इंडस्ट्री का और ये स्क्रिप्ट राइटर्स का, ये डायरेक्टर्स का, खालिद भट्ट का चले जाना, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस लोगों ने देख ली है, आप कभी भूल नहीं सकते उनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा, ये जो अभी मैं ज़रा फिल्मों के वाले से भी ज़रा बात करूँगी। उमैर, मुझे बताएं कि हम नायाब का बड़ा वेट कर रहे थे। एक तो खैर कल आपको पता है जीवी सोनिया जी भी आ रही है, अगर आप लोग फॉरवर्ड करिए कि वीकेंड पे कौन सी फिल्म देखनी है। तो हाँ सॉरी आज आ रही, हाँ आज आ रही, तौबा, हाँ तो आज आ रही जनाब जीवी सोनिया जी। कल तो PSL आ रहे हैं, PSL भी किसी फिल्म से कम नहीं वैसे। हाँ जी, तो उमैर ये जो हम नायाब वगैरह, ये नायाब किसी की बाय द वे? नायाब सही थी, बस ठीक थी। वो जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी तो नहीं थी। ये क्रिकेट उसमें कम थी, ड्रामा ज़्यादा था। तो ड्रामा देखना तुम टीवी देख लें, और 22 कदम तो वैसे ही चल रहा था टीवी पे, तो टाइमिंग उनकी वैसे ही ऑफ हो गई। फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखिए, क्रिकेट की फिल्म के अंदर अगर स्टार्ट आप क्रिकेट से करें ना तो मज़ा आता है, जैसे 83 में किया था, जैसे बाकी फिल्मों में करते हैं, जो स्पोर्ट्स की फिल्मों में होता है। अब यहाँ कराची के हालात से स्टार्ट करें तो भाई मैं कराची के हालात तो वैसे ही देख रहा हूँ ना, मुझे क्या नई चीज़ मिलेगी उसमें। उमैर, ये जामुन का दरख्त पे जो आ रहे हैं, मुझे ना आयरनी सबसे बड़ी ये लगती है कि हमारे यहाँ जितनी भी अच्छी और इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग हो रही है ना, वो अवार्ड्स के लिए हो रही है, वो भी बाहरी गैर मुल्की जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए बन रही है। हम लोगों के लिए फिल्म क्यों नहीं बना रहे? अगर मैं जामुन के दरख्त के वाले से बात भी करूँ तो मुझे मतलब वो आम लोगों के लिए इसमें तो उसमें नहीं आने के जाके सिनेमास में इसको लगाएं। लोग सिनेमा नहीं जा रहे ना, लोगों के लिए कैसे बनाएं?
आप मुझे बताइए कि तो हमारे पास OTT कितने प्लेटफॉर्म्स है, लैंड करें वहाँ पे तमाम चीजें। देखिए पहले जब VCR आया था तब भी एक प्रॉब्लम था ना कि लोग सिनेमा नहीं आते, लेकिन आप सिनेमा को भी लोगों को खींच के ले गए ना। अब अच्छी फिल्म बनाए, आप लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाए, लोग जाएंगे। जीवा आई थी तो जीवा तो सबने जाके देखी थी, सरगम आई थी सबने देखी, संगम आई सबने देखी, चूड़ियां तो बहुत बाद में 99 में आई ना, सबने देखी। प्रॉब्लम यही ना, हम ये समझ रहे हैं कि हम बनाएंगे फिल्म, लगाएंगे फिल्म, लोग देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे। देखिए लोग अपना हार्ड अर्न पैसा जो है वो नेटफ्लिक्स पे खर्चा कर देंगे, उनको ज्यादा फायदा होता है। पॉपकॉर्न भी इतने टाइम पे महंगे हो गए, लेकिन मुझे बताएं कि ये 3000 के नाचोस 3 है जी हाँ। उमेर, हम लोग सिनेमा क्या गए तो नहीं गए तो उन्होंने नाचो इतने महंगे कर दिए, हम अपने घर से लेके जाएंगे, वो लेके जाने नहीं देंगे। आप सोचिए 3000 के जितना टिकट है उस पर ट्रिपल। तो अब ऐसे तो नहीं होता ना कि लोग अब सिनेमा में वो लग्जरी आइटम थोड़ी है, सिनेमा एक sad is that? How sad is that? We need to do another segment on this। हम एक दिन फिल्म के पूरा जो है और करेंगे 2024 में कौन सी अच्छी फिल्म आ रही है। उमेर से इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच जी। उमेर अलवी हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक मार्केट का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ कि स्टॉक मार्केट में आज की सूरत हाल है सिंस इस द लास्ट डे ऑफ द वीक। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है आज? मदिया, स्टॉक मार्केट में आज रेंज बाउंड है। सरमायाकार जो है वो साइडलाइन है, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए। कल जो है वो मूडीज ने जो है हमारी पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उसको लेकर पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको नेगेटिव किया था। ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। इसके साथ साथ जो सियासी बेयकीनी और मुल्क की सियासी सूरत हाल है और बहुत सारी जमातों ने जो है वो इंतखाबी नताइज को लेकर जो है वो एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो दबाव में है। सुबह ही से मार्केट जो है एक मौके पर जो है वो 265 पॉइंट जो है वो माइनस भी हो गई थी और एक मौके पर जो है 165 पॉइंट प्लस भी हुई थी। तो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। सरमायाकार अब ये देख रहे हैं कि जाके ऊँट किस करवट बैठता है सियासी सूरत हाल का, और पाकिस्तान जो है माशी मुश्किलात से जो है वो किस तरह निबरदाजमा होता है, नई हुकूमत किस तरह की पॉलिसी बनाती है, ये सारी उनके पेश नज़र है ये बातें उनके। इसके साथ साथ आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन के बाद जो है वो 2 दिन छुट्टी होती है स्टॉक मार्केट में, तो इसलिए भी सरमायाकार जो है वो थोड़े मोहतात होते हुए नजर आएंगे हमें। लेकिन यह है कि मार्केट में जो है रिजल्ट सीजन है, कंपनियों के बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। और आज सुबह जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट माली नतीजा आया। उन्होंने अपने हैसियत याफ्तगान जो है शेयर होल्डर उनको जो है 8 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया। ये बहुत अच्छी खबर थी। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2020 की एक नादरा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3,71,000 अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार है, यानी कि 3.25 लाख अफराद। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में हर 6 में से 1 फर्द किसी न किसी माजूरी का शिकार है और उनमें से 80% माजूर अफराद तरक्की पजीर ममालिक में रहते हैं। इनमें से कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी न किसी हादसे के नतीजे में अपनी टांग या बाजू खो दिया। और अगर हम बात करें सिर्फ इंसानी बाजू की हद तक, तो दुनिया भर में इस वक्त 24 कंपनीज ऐसी हैं जो बायोनिक आर्म तैयार कर रही हैं, और ऐसी ही कंपनी पाकिस्तान में भी है जिसे बायोनिक्स कहते हैं। और इस कंपनी ने अब तक 600 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मसनूई बाजू लगाए हैं, जिसके नतीजे में तमाम तर लोग माजूरी से बच गए और अब ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी जो है वो गुजार रहे हैं। कंपनी के CEO मोहम्मद अवैस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कम्युनिटी मैनेजर उनके हमजा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और साथ में 2 बच्चे जिनको ये बाजू लग चुका है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी वैस, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वेलकम टू माय शो। मुझे ये ज़रा बायोनिक्स अपनी कंपनी के हवाले से बताएं, ये कब आपने फॉर्म की, बेसिक इसका पर्पस क्या और अब तक कितनी कामयाबी समेट चुके हैं? बायोनिक्स बेसिकली स्टार्ट हुई बैक इन 2016 में। वी गॉट अ रिक्वेस्ट बाय अ 5-year-old किड, और उसने कहा कि मेरे उस बच्चे का बाय बर्थ हाथ नहीं था। सो जब हमने उस बच्चे के लिए हमने कहा हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो हमने जब उस बच्चे के लिए बायने काम बनाना शुरू किया तो हमें पता चला कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसे पाकिस्तान में और साउथ एशिया में या दुनिया भर में भी मेजॉरिटी टाइम्स सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। वो मैकेनिकल हाथ है, खुदा न खासा किसी का सीधा हाथ कट गया है तो उसने हाथ पहनना है, शर्ट रिमूव करनी है, एक बेल्ट पहनना है उल्टे कंधे पे, और इस हाथ का वजन होता था 1.5 से 2 किलो, तो वो उसने 10 घंटे पहन के रखना है और वो कंधे को खींचेगा तो ये हाथ थोड़ा सा वर्क करेगा। उससे ना वो खाना खा सकता था ना पानी पी सकता था, एंड दैट वाज कंसिडर्ड अ सॉल्यूशन एट दैट टाइम। सही, ठीक है। अच्छा जी, सवीर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सवीर को भी हाथ लगा, मैं बताऊंगी भी कि ये बाजू काम कैसे करता है और अब तक ये कहाँ जो है ये बायोनिक्स से जो आर्म्स हैं पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम सवीर, मैं आपके बताइए पकड़ती हूँ। हाँ, अच्छा
ये मुझे बताओ, माइक पर बेटा, मुझे बताओ सवीर आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ बिजली का करंट लग गया था। बिजली का करंट आपको लगा था, आप खेल रहे थे, क्या हुआ था? खेल रहा था। खेल रहे थे। और आपको याद है कितनी पुरानी बात है क्या? ये कि जब आपको करंट लगा था? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, ये जब से आपको ये बाजू लगा है, हाँ। आप तमाम तो चीज़ें कर लेते हो, खेल लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो? हाँ। सब चीज़ें आपकी आसान हो गई है? हाँ। आप चीज़ें सही कर लेते हो, सारा हाँ। पढ़ लेते हो सब चीज़ें? हाँ। ज़बरदस्त। कपड़े भी अगर चेंज करने बेटा तो खुद सब कर लेते हो? हाँ। किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? नहीं। ऐसी एक और बच्ची भी हमारे साथ है, मेरे ख्याल से ये उर्दू शायद समझ नहीं सकती, ठीक है? रिदा। हाँ, ये रिदा हमारे साथ है। और रिदा के बारे में बताइएगा प्लीज अवैस मुझे। रिदा को भी जो है वो इलेक्ट्रिशियन हुई थी और जिसकी वजह से इनका आर्म डैमेज हो गया था। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह से इतने सारे वाकयात हैं और हमारे पास करंट लगने के तो बहुत सारे वाकयात मैंने खुद भी देखे हैं। हाँ, करंट लगने से प्लस ये कि हमारे जो गांव देहात में जो फीडर मशीन है जिसको शाफ्ट कटिंग मशीन कहते हैं, टोका, उसमें इतने सारे लोगों के हाथ आ जाते हैं। जी जी, मैं जो लोग फसलों में खेतों में काम कर रहे थे, जब ये चारा काटने की जो वाकई जो है वो जो उसमें भी लोगों की बहुत सारी उंगलियां कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं, ये तो हमने देखा और है। ना कि सिर्फ ये बल्कि जो कीपी रीजन है उसके अंदर हमारे पास लैंड माइंस और बॉम्ब ब्लास्ट की भी बहुत सारे विक्टिम्स मौजूद होते हैं। हम उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह रिहैबिलिटेट कर रहे हैं और ये सब अपनी ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं। अच्छा, हमजा हमारे साथ जो है मौजूद हैं, ये कम्युनिटी मैनेजर हैं बायोनिक्स के, और हमजा को खुद जो है ये बाजू लगा है। तो हमजा मुझे आप अपनी स्टोरी भी बताइएगा प्लीज़। सो मेरा बाय बर्थ आर्म ऐसे ही था, मैं इस तरीके से पैदाइशी, मेरा पैदाइशी आर्म ऐसा ही है। सो पहले आर्म लगने से पहले बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, और बहुत सारे किस्से ऐसे हैं कि बहुत डिसहार्टिंग है। मतलब आप बहुत सारे ऐसे ट्रोमाज हैं बेसिकली जो कि हमारे साथ होते हैं, और होता है ऐसा, कोई दूसरा कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन हमें पता है कि क्या होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो 2 साल पहले मैं इनके पास आया था एज अ बेनिफिशरी, और मुझे जो है मैंने ये वीडियो देखी थी फेसबुक पे इनकी प्रोस्थेटिक की, और मैं इनके पास आया और मैंने चेक की कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। मैं बिल्कुल फेडअप हो गया था और मुझे नहीं चाहिए था, मतलब मुझे डम प्रोस्थेटिक नहीं चाहिए। मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे मेरी मदर ज़बरदस्ती लेकर आई हैं कि आओ चेक करके आते हैं है क्या। सो फिर जब यहाँ आए, यहाँ पर आके देखा कि अच्छा ये ब्रेन कंट्रोल आर्म है। मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा सा इसके अंदर इम्बेडेड सेंसर्स हैं, इसके अंदर ही सेंसर है। हमारी टैग कंपनी इसके अंदर सेंसर्स कहीं मतलब फिट करके देते हैं, और बस हमें पहनना है और इसको यूज़ करना शुरू करना है। इट्स जस्ट अ प्लग एंड प्ले। सो मैं आपको दिखाता हूँ उसको ताकि जी बिल्कुल। इतना इजी है इसको उतारना और इतना ही इजी है इसको पहनना, और इधर ऑन ऑफ का बटन है इधर छोटा सा, और बैटरी इनसाइड, और ये इतनी सी बैटरी है। ये इतनी सी बैटरी आपको ऑलमोस्ट 3 दिन इसका बैटरी बैकअप है स्टैंड बाय पे, और अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करें तो ये 1.5 दिन आपको कंटिन्यूस यूज़ में देगी, कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं इसको चार्ज करूं और कहीं रुक गया, इधर रुकने के लिए चार्ज करूं। मुझे ऑलमोस्ट ये 1.5 पूरा दिन जो है ना ये बैटरी बैकअप देगी। ओके, ज़बरदस्त। उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। 3 घंटे अगर ये पूरी डिस्चार्ज है तो ये 3 दिन का बैकअप ये 3 घंटे में चार्ज करके देती है। सही। अच्छा, आप लोग ये भी प्लान करें कि इंशाल्लाह रमज़ान में आप बहुत सारे लोगों को जो है ये आर्म्स लगाएं, ये बाजू जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बायोनिक्स ने अपनी एक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर की है, तो हम उसके तहत इंशाल्लाह इस रमज़ान में एम कर रहे हैं कि हम उन 500 लोगों को प्रोस्थेटिक लगाएं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आइदर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, आइदर वो अपने घर की किफ़ालत करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल दूं तो हमारे बेनिफिशरी जिसको हमने प्रोस्थेटिक आर्म लगाया, वो प्रोस्थेटिक से पहले 10,000 रुपये महीना घर से लेते थे, आज वो 35,000 अर्न कर रहे हैं एज अ फूड पांडा राइडर। सो जब उनको नौकरी मिल गई, वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट करें। और सबसे अच्छा, इसकी फिटिंग सही है, कंफर्टेबल है, ये गिर तो नहीं जाता, या एक बार एडजस्ट हो गया तो लाइक इट्स फाइन हो गया? सही। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, तो इसके बारे में हमजा ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एग्जैक्टली, मैं आपको डेमो दे सकता हूँ कि आप बस पकड़ के इसको खींचें, और मतलब टग ऑफ वार खेला है मैंने इससे। अच्छा, बट क्या शेक हैंड कर सकता है? एग्जैक्टली। और आप हमजा का हाथ पुल करके देख सकती हैं आप। अब आप इसको ट्राई करें, पुल करें। आई कैन नॉट पुल बट आई कैन, हाँ मैं बिल्कुल करती हूँ, जैसे बिल्कुल हाथ मिलाए मुझसे। वाओ, दैट्स वंडरफुल हमजा। ये तो सच अ नाइस इन्वेंशन। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जहाँ पर ज़रूरत फील हुई, और ऑफ कोर्स फिर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो आपने देखा कि जिनको ज़रूरत थी, तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो बन गया। अभी आप करंट मुझे बता रहे थे इस सेगमेंट से पहले भी कि आप लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ये?
अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बायोनिक्स के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा टेक्नोलॉजी लेता रहा है, बीइंग अ कंपनी जो CE सर्टिफाइड है, जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकती है. सो राइट नाउ वी आर इन कन्वर्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड यूक्रेन कि हम पाकिस्तान से यूक्रेन में रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करें और इंशाल्लाह अभी हमारे पास एज सून एज हमारी ये सीज फायर होता है फ़लस्तीन में तो इंशाल्लाह बायोनिक्स विल बी इन द फर्स्ट कॉनवॉय जो वहाँ रिहैबिलिटेशन के काम स्टार्ट करेगा. इंशाल्लाह बस अल्लाह करे वाकई सीज फायर जल्द अज जल्द हो जाए. बहुत शुक्रिया श्री अवैस हमारे साथ मौजूद. थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू सो मच सवीर और थैंक यू सो मच इतनी प्यारी रिदा बच्ची हमारे साथ मौजूद थी. आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पर आए. मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. आप तमाम तो लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी. आज से हमारे शहर में शुरू हो रहा है कराची लिटरेचर फेस्टिवल और ये फेस्टिवल 18 फरवरी से तक जारी रहेगा. इस फेस्टिवल का मकसद है लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करना, किताब से उनकी दोस्ती जो है कराना. और इस तरह के फेस्टिवल्स पूरी दुनिया में होते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि लोगों के अंदर किताब की मोहब्बत पैदा की जाए, बट इसका ये मकसद भी है कि लोग गौर व फिक्र करें. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनको हम जैसे हमारे बड़े हमें सुनाते हैं हम सुन लेते हैं, सिर्फ वैसा नहीं बल्कि ख़ुद भी हमारे अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए. और ये हमारे अंदर की क्यूरोसिटी को झंझोड़ना इसका मकसद है ताकि हम सवाल कर सकें. बिकॉज सवाल करना, टू क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है जो कि हर कोई इंजॉय नहीं कर सकता. दुनिया भर में बेशुमार ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो नौजवानों में अदब का रुझान पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराते हैं. और इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज योर लिटरेचर कीप यू ग्लूड टू योर कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिटरेचर के हवाले से बात करें. एक ऐसा इदारा अमेरिका में भी है और इस इदारे का नाम है अर्बन वर्ड. 1999 में इस इदारे की बुनियाद माइकल सेरो ने रखी थी और इसका जो इदारा है ये अर्बन वर्ड नौजवान शायरों को अपना फ़न दुनिया के सामने पेश करने का मौका देता है. जैसे कि आपको पता है कि थ्रू पोइट्री किस तरीके से आप अपने एहसासात, अपने जज्बात जो हैं ये लोगों के सामने रख सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारी जगहों पे तो ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं और बहुत सारी जगहों पे आपका गुस्सा निकालने का भी एक बहुत बड़ा मीडियम है. अच्छा, इस इदारे के तहत हर साल हम देखते हैं कि 50,000 से ज़्यादा नौजवान राइटर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है और 75 से ज़्यादा शहरों में इस इदारे ने अपने दरवाजे हर उस नौजवान के लिए खोले हुए हैं जो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं. और उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेशनल यूथ पॉइंट जो है पोइट लॉरिएट प्रोग्राम भी अमेरिका में मुनक़िद किया. और अब यही प्रोग्राम नौजवान पाकिस्तानी शायरों की हौसला अफजाई के लिए आइंदा सितंबर में यानी कि सितंबर 2024 में पाकिस्तान में मुनक़िद किया जाएगा. और इस इवेंट में नौजवान शायर हैं वो हम देखेंगे कि उनसे हमारी मुलाकात भी होगी. और आज अदब और नौजवानों के चंद सबसे बड़े दोस्तों में से ये एक भी हैं माइकल सेरली और साथ में डॉक्टर सारा जैदी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल पोम्स प्रोग्राम की और मेरे मेहमान भी हैं. गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सारा एंड माइकल. वेलकम टू माई शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड आई बिलीव इट्स योर फोर्थ विजिट टू पाकिस्तान. So how have been your experience in Pakistan? Beautiful. I mean, it's amazing to be here, to be part of a culture that is so enriched by poetry. Poetry's lived and thrived here for thousands of years, and so to be able to take my career as a poet from the U.S. and to be able to experience the thriving poetry culture here is just a great opportunity and an honor. Very enriched culture in Pakistan as well. So Sarah and Michael, please tell us about this program, which is the National Youth Poet Laureate program. Well, I mean, we're here once again. We were here in August to kind of launch it, but recently जो है submission period जो है खुला है for young people to submit their poems, 1 to 2 poems, into the National Poem Project. And उससे हम 20 बच्चों को, we're going to choose kids from 16 to 25, not kids, but young adults from 16 to 25. एज मैं चाहूँगी सारा आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में बात करें ताकि जो हमारी मैसेज है वो समझ पाए कि उनके लिए कितना ज़बरदस्त और शानदार प्रोग्राम आप लोग लेकर आए हैं. मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारी कोशिश है कि बच्चे जो हैं from 16 to 25 वो अपने पोम्स को, अपनी शायरी को सबमिट करें at nationalpoem.org. and National Youth Poet Laureate Program जो है basically
एक कंट्री का या सिटी का या स्टेट का, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हर सिटी, हर शहर, हर स्टेट जो है वो डेजिग्नेट करता है कि हमारे एक यूथ पोएट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है शायरी का उस जगह की. But Michael can explain more. Yeah, I mean it's grown into this huge national phenomena where we have poet representatives from almost every state in the country, and they're really the voices of young people. They speak about the issues that are important to them, and for us, it's really about creating a platform for them to be heard. So they've been heard on almost every important platform in the U.S. They've been on all the major news stations. They've performed at all of the major institutions in our country. And this is the first country where we've taken that program internationally. So we're really proud and honored to have this project here in Pakistan. Also, I believe this program will empower the youth as well. Absolutely. सिर्फ उनकी जज्बात नहीं है on display. It's really their histories, उनकी experiences, उनकी life experiences. And हम ये कोशिश कर रहे हैं. We believe actually कि जो उनकी experiences हैं, they're valid, they're important, and they're something that are necessary and powerful. क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यूथ को लगता है कि उनको कोई सुनता नहीं है. So basically वो जो उनका एक उनको perception है इसको break करना है कि नहीं, your voices never go unheard. तो आपको poetry के through you can always like अपने लोगों के सामने अपने ख्यालात जो हैं, अपने expressions और अपनी feelings हैं वो रख सकते हैं. How many phases are there in this program? So there's two major phases. The first phase, we are in the submission period now. So February till the end of March, all young writers from across Pakistan can submit 1 to 2 poems. From that phase, we take the top 20 poets, and they get to be mentored by esteemed writers from all across Pakistan. And from that group of 20, we pick 2 winners, one speaking in Urdu and one speaking in English. And then the real grand prize of this is that not only will they be named the first ever Youth Poet Laureates of Pakistan, but we get to take them to the United States to perform at the Kennedy Center in Washington, D.C. अच्छा, यहाँ पर लोगों का सवाल ये भी होगा कि the poems has to be in English or in Urdu. Because when we are talking about the culture, तो हमारा culture तो इसलिए उर्दू है ना कि हम अपनी ज़बान से कितना connected हैं. Absolutely, and हमें ये इस चीज़ की concern थी, and we want to acknowledge जैसे Michael कह रहा था कि पाकिस्तान में there's such a culture of shairi and poetry. It's within our culture. So that, acknowledging that Urdu में भी हो सकता है या English में भी, or both. If they want to do a hybrid poem, वो भी कर सकते हैं. So in first phase, we have to submit our poems. Yes. And in second phase? In second phase, they will be mentored. And then from that group of mentored poets, we will choose one for each language. So those will be the national winners. And जो mentors करेंगे वो 4 महीने में they'll basically help them, उनकी basically help करेंगे to develop their portfolio. So उनका portfolio बनाएंगे so that they have something by the end of that phase. वो judge होगा. There'll be esteemed judges. Maybe आप एक judge हो सकती हैं हमारे लिए. We would love that. Yeah. And then we'll basically determine then one Urdu poet and one English poet. अच्छा सारा, जैसे कि आप जानती हैं पाकिस्तान में पोइट्री के there are so many genres to it. Sure. But in English we only know like there's one poem. We don't have ghazal. Like in Urdu we have ghazal, we have ठुमरी, नज़्म है हमारे पास. So उसमें फिर आप कैसे वो distinguish कर सकेंगे? जो कुछ भी, it can be free verse. जैसे यहाँ पर it doesn't have to be a nazm, it doesn't have to be a ghazal. जो कुछ भी, nazm भी, ghazal भी, free verse भी. I don't know उसको free verse को क्या कहते हैं यहाँ पर, but free like prose को भी वो भी submit कर सकते हैं. And from there they'll be judged by an esteemed group of mentors. So वो mentors जो हैं Urdu poets भी हैं, काफ़ी established Urdu poets हैं, तो वो जो हैं वो judge करेंगे और वो फिर हमारी मदद करेंगे. They're going to help us basically choose these 20 finalists. अच्छा, इस एक बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम से जहाँ पर आप कल्चर के हवाले से बात करें, बिकॉज देखिए कल्चर किसी भी कौम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब आप किसी भी कौम की कल्चर के हवाले से बात करते हैं तो आप इस तरीके से उस कौम को, जो उसकी यूथ है, उसको एम्पावर कर रहे होते हैं. बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूथ को एम्पावर करें, उसके कल्चर से कनेक्ट करें. इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कैसा लगता है कि मतलब क्योंकि इट्स अमेरिकन प्रोग्राम, तो पाकिस्तान और अमेरिका ये दोनों कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम? How can we connect both Pakistan and America? Well,
over the winter, they actually were able to take workshops with Pakistani American writers. So the celebrated young writers that we have there were able to take writing workshops with the youth here. So the idea is to bridge cultures. It's a great way for cultural diplomacy. That's why we're sponsored by the consulate and the embassy. And it's just a universal language. So everyone can come together under the umbrella of poetry and really share what's important to them. And those cultural differences actually end up being things that tie the young poets. And that's what's amazing about the program. And we're seeing these poets be celebrated all over the country. And we really want to bring that type of energy here to enliven the poetry culture. Poetry doesn't have to just exist in universities and colleges. We believe it exists in the homes, in the schools. And if we create a platform for them to be heard, that's really the most important thing. You also written so many poems. Ghazal. 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 Wow. You pronounce it right. So I would really want you to share it with my audience. Please recite one of yours, Ghazal. I don't have it memorized, but I can read a ghazal. That's perfectly fine. Is that okay with you? Yeah, that's perfectly fine. So the first part is in free verse, but it ends with a ghazal. It's called Poem for Pakistan that ends with a ghazal. Wow. I'd like to offer you a poem that does all of the beautiful things that poems do in Pakistan. But I'm American. But I am knee-deep in a tongue not as knife-sharp as Urdu, not as delicate as yours, more elbows than eyelashes. What I have to give you is my utter attempt at dude. What I have is a pint of milk for the foot of my bride. And when our daughter was born, heaven bloomed from her soul. That's what you've given me, Pakistan. A wife, a child, Jannah. I fell in love so deep that I embraced all of it. I was so ready to give, and all I did was get. Michael Ka Pakistan, where the hand-woven rugs are rolled out for me, and everywhere I look, there is poetry. But there are no sacred texts revealed in my mother tongue, so this is why I struggle with the ghazal. Here, the poems have filled the air for thousands of years. Oh, Pakistan, there is so much muscle in your ghazal. Wow. Where I'm from, the history of verse is relatively terse. Surely I'll have trouble with the ghazal. The letters I work with, hard on the surface, they don't do this effort surface. It's so difficult for me to be subtle with this ghazal. While your verses are nuanced and shared with a purpose, how can I not be puzzled by the ghazal? These traditions take time, but my New York state of mind, I boldly think I can hustle this ghazal. But there's no way I can do it. Pen verses as fluid as Fez, Iqbal, Shakur, and the Sufis. Please forgive this attempt, a sorry rebuttal, to offer my praise of your beautiful ghazals. Wow, that's beautiful. That's basically, I don't know if I should call it a ghazal or not, but that's basically a love letter from Michael to his wife, to his daughter, and to Pakistan. Yes. And it was beautiful. Thank you very much. Now say gha. Ghazal. I'm working on that. I'm working on that. Thank you so much, Thank you Michael. very much. Thank you so much, Sarah, for being on my show. And I just love this ghazal. Thank you. बहुत प्यारी लिखी हुई थी और ये बेसिकली एक लव लेटर था माइकल की तरफ से एक अमरीकी शहरी की तरफ से पाकिस्तान के लिए, जो कि आप हमारी ज़बान उर्दू है उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी रिचनेस के वाले से बात कर रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने इस न्यूयॉर्कर को कितना कुछ दिया है, एक खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्चा, और जो कल्चर के हवाले से बात करें, जो उर्दू के हवाले से बात करें, जो लिटरेचर, जो अदब के हवाले से बात करें. सो इट्स ऑल अबाउट इट. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा.
जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद था जो कि पाकिस्तान में लिटरेचर के हवाले से, लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम कर रहा था। और अब ज़रा मैं आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करती चलूँ, वो ये कि जी हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया है और इस पैकेज के तहत मुल्क भर की यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारों को मुख्तलिफ अशिया पर रियायत मिल सकेगी। मज़ीद जानते हैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं जी समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि सिचुएशन क्या है और क्या कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। खुर्शीद भाई, मुझे बताएं कि किन किन अशिया पर रियायत होगी, क्योंकि माशाल्लाह से कल हमने देखा कि जी गैस भी महंगी हो गई है और उसके बाद जो नई कीमतों का इदराक होगा 1 फरवरी से, और उसके बाद माशाल्लाह से पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हो गई हैं। और फिर उसमें हम देखने को हुकूमत की तरफ से पैकेज आया है कि रमज़ान पे रियायती जो है वो कीमतें मिलेंगी। जी बिल्कुल, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद ये फ़ैसला हुआ कि रमज़ान में 7 अरब 49 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और ये यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, तेल, चावल, दालों, खजूर, बेसन, दूध और मशरूबात समेत मुख्तलिफ मसाला जात पर ये रियायत मिलेगी। मगर ये रियायत कब से शुरू होगी, इस सब्सिडी का रमज़ान पैकेज का आगाज़ कब से होगा, इस यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर इंसार मोहम्मद कब से अमल दरामद होगा? सर बिल्कुल, ये सब्सिडी अनाउंस हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला 4 मार्च को ये अप्लाई हो जाएगी ना, और इससे लोग मुस्तफ़िज़ हो सकेंगे। और सब्सिडी देखें, अब ये हमें तो यही बोला गया है कि 4 मार्च का इंशाल्लाह ताला देखें कब तक स्टार्ट होती है। कितने %? रियायत होगी? 15%, 20%? देखिए, मुख्तलिफ अशिया पे रियायत होती है, किसी में 50% भी होती है, 20% भी होती है, 15% भी होती है। तलब रसद का फ़र्क मसला तो नहीं बनेगा ना कि लोगों का रश हो, चीनी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, दालें नहीं होंगी, बेसन नहीं होगा? नहीं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा, और पिछली दफ़ा भी ऐसा कोई नहीं हुआ था, और इस दफ़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी सप्लाई माशाल्लाह बेहतर रहेगी। उम्मीद तो यही है और इंशाल्लाह देखेंगे रमज़ान में क्या सूरत हाल रहती है। और लोगों को 4 मार्च से शुरू होगा? जी बिल्कुल, 4 मार्च से इफ्तिताह होने का इम्कान। जी बिल्कुल, 4 मार्च से इफ्तिताह होगा इस रमज़ान पैकेज का और देखना ये होगा कि उस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन अमलन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए तो खासी रियायत है, लेकिन इस वक्त आम सार्फिन के लिए, यानी अगर मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर से ख़ुद दाल ख़रीदना चाहूँ तो मुझे 310 रुपये की दाल मूंग पड़ेगी फ़ी किलो, लेकिन यही दाल मूंग इस वक्त मार्केट में 260 रुपये की है। तो यकीनन हुकूमत को चाहिए कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए भी इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि BISP कार्ड वालों के लिए अलग सहूलत हो। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग आते हैं वो शिकायतें करते हैं कि यहाँ पर चीज़ों की शॉर्टेज बहुत रहती है। तो चलें ठीक है, हुकूमत की जानिब से अगर ये रियायती कीमतों के हवाले से अनाउंसमेंट कर दी गई है, ये यूटिलिटी स्टोर्स वाले ये इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि चीज़ों की कमी ना हो? क्योंकि होता ये है कि जब यहाँ पे लोग आते, लोग कहते हैं हमें तो चीज़ें ही नहीं मिली, हमने तो रमज़ान महंगाई में जो है वो गुजार दिया, हमें कहीं और से चीज़ें ख़रीदनी पड़ी। आमतौर पर होता ही है कि हर स्टोर अपनी रोज़ाना की ज़रूरत की बुनियाद पर आटा, चावल, चीनी, खुर्दनी तेल, घी ये मंगवाता है और इनका जो यूटिलिटी स्टोर्स का एक अलग गोदाम है कराची में मुख्तलिफ मकामात पर। चूँकि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, लिहाजा सूबाई हुकूमत का इसमें कोई इख्तियार नहीं होता। तो वफाकी हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है वफाकी सतह पर कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची जैसे बड़े शहर में सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क है वो ना पैदा हो। तो यकीनन ये बड़ा इम्तहान हुकूमत के लिए भी होगा कि इस रमज़ान में लोगों को ये शिकायत ना हो कि आटा तो मौजूद नहीं है, बेसन भी मौजूद नहीं है, चना भी मौजूद नहीं है। तो ये यकीनन इसका अंदाज़ा ज़्यादा देर नहीं है कि 4 मार्च से हमें अंदाज़ा होगा कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, और जाहिर है कि हमें अंदाज़ा है कि रमज़ान के दूसरे हफ्ते में चलें जी, अल्लाह करे ये कामयाब रहे जी हुकूमत ने जो पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद आलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं कुछ आइंदा हज के हवाले से। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान से भी हर साल लाखों आज़मीन हज की सादत जो आज़मीन है वो हज की सादत हासिल करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस का रुख करते हैं। और इनमें से अक्सरियत ऐसे आज़मीन की होती है
जो पहली दफ़ा ये सादत हासिल करने रवाना हो रहे होते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज़मीन हज को अपने घरों से हज़ारों मील दूर एक नई जगह पर सफ़र करने, रहने, खाने पीने और इबादत के तरीक़ेकार के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हों। लिहाजा वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं। मेरे साथ निगरान वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर अनीक अहमद साहब भी मौजूद हैं और उनसे मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कोशिश की गई है कि बेहतरीन से बेहतरीन, सस्ते से सस्ता पैकेज किया जाए, जो है वो ऑफ़र किया जाए, ताकि हर कोई जो भी दिल रखता है और कौन दिल नहीं रखता कि वो जाए और हज की जो है अल्लाह पाक उसको सादत उसको नसीब करे। हमारे साथ अनीक अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। अनीक साहब, आपने कहा था कि इस साल का हज पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सहूलत के एतबार से मिसाली साबित होगा। मैं चाहूँगी कि इस बारे में हमारे नाज़रीन को भी आगाह करें ताकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि इस मरतबा का जो हज है वो बाकी जितने भी हज हैं उनसे कितना मुख्तलिफ साबित होगा। जी मरिया, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। मालूम हो कि एक फ़र्क वाज़े हो जाए, एक मवाजना हो कि माजी में जो हज होते रहे और इस हज में क्या फ़र्क है, हम आज़मीन हज को क्या क्या सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं या हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। सिंपल, जो ही हम दाखिल हुए इस मिनिस्ट्री में यानी 17 अगस्त 2023, तो हमारे जहन में यही था कि कुछ डिलीवर करें, कुछ हमारी भी कंट्रीब्यूशंस हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर वक्त में मैं चंद बातें हज के हवाले से और चंद बातें अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बयान करना चाहूँगा। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़िश्ता हज से सस्ता हो। पिछले साल ये 2023 का जो हज था वो 11,75,000 का था। हमने 1 लाख स्टेट 1 लाख रुपए पैकेज कम कर दिया, यानी 10,75। जितने आज़मीन हज जा रहे हैं वो 10,75 उन्होंने पेमेंट की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये थी कि जैसे कि आपने फरमाया कि सहूलतों में इजाफ़ा, 2-3 बातें आपने फरमाई, मैं अर्ज़ करता हूँ। हुज्जाज को 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उनके लिए। बेहतरीन अकोमोडेशन हो, बेहतरीन कैटरिंग हो, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हो। इसमें एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, वो ये कि एयर टिकट $150 पर हाजी हमने सस्ता करवा दिया है। 1 लाख वो सेविंग हो गई। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैक्सिमम जो सेविंग है वो मैं हुज्जाज के अकाउंट में इंशाअल्लाह डलवा दूँगा अल्लाह ताला की ताईद से। शॉर्ट हज, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि शॉर्ट हज हुआ हो, यानी 41-42 डेज़ का हज होता है। अब जैसे आप हैं, अब आपके पास वक्त नहीं है इतना कि आप 42 दिन के लिए आप जाएं, तो शॉर्ट हज 21-22 दिन का हज वो भी हमने ऑफ़र किया। हमने ये सोचा कि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फ़राहम करें, तो हम तमाम हुज्जाज को जो पाकिस्तान से जा रहे हैं उनकी खिदमत में एक 30 kg का सूटकेस, एक कलर यूनिफॉर्मिटी, पाकिस्तान का परचम उस पर मौजूद है, विद QR कोड। हज को करना था डिजिटाइज, ये एक बड़ा काम था। हमने QR कोड के साथ 30 kg का एक सूटकेस हम दे रहे हैं हर हाजी को। अच्छा, ये तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त हैं। मदिया, ये बात बड़ी अहम है कि हम किसी हाजी से इन तमाम मदों में 5 रुपए भी नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे। हाँ। चौथी बात, एक ये जो मोबाइल है इसमें एक हमने ऐप दे दी है। ये मेरा ख्याल है कि बल्कि इसको सबसे पहले सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसमें उमर सैफ साहब मिनिस्टर IT बहुत डायनेमिक आदमी है, ज़बरदस्त। हमने और उमर सैफ साहब ने बैठ के इसका प्लान बनाया इस ऐप का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐप हमने लॉन्च कर दी है। यानी हुज्जाज की जो एप्लीकेशंस आई हमारे पास, उसके बाद कुरानंदाजी हुई। इस साल 5,677 हुज्जाज की एप्लीकेशन ज़्यादा आई, बैलेटिंग की तरफ गए, और जो कामयाब हो गए खुश नसीब, उनके पास उनके मोबाइल में ये ऐप आ गई, एप्लीकेशन पहुंची। अब देखिए QR की जो QR कोड के वाले से भी मैं ज़रा दोबारा बात करना चाहूँगी,
और जैसे कथा कलामी की माजरत, और जब आपने इस ऐप के वाले से बात भी की, हमने पहले भी जब शो में आपको मदऊ किया था तो हमने इस ऐप के वाले से बात की थी। मैं चाहती हूँ लोग फिर से जाने, क्योंकि जिनके पेरेंट्स हज पे जाते हैं तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं उनके वेयरअबाउट्स के वाले से, क्योंकि हमने अक्सर लोगों की वीडियोस देखी हैं कि कुछ लोग खो भी जाते हैं और उनको नंबर याद नहीं होता कि वो किन ट्रैवल एजेंसी के साथ वो लोग आए हुए थे। तो ये जो ऐप है ये बहुत मददगार साबित होगी। जी जी प्लीज़ बताइए। जी बेहतरीन, मैंने अर्ज़ किया कि आपका बेहतरीन सवाल है। देखिए, एक हमारे पास जैसे पाकिस्तान में भी और दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी ये होता है कि एक लोकेशन होती है। वो हुज्जाज हमारे, हम भी जब हज करने गए थे, हम जब वापस आ रहे थे मिना में, तो हमें अपना मकतब नहीं मिल रहा था कि हमारा कौन सा खैमा है, हम कहीं और भटक गए। जिस तरह लोकेशन होता है ना, जैसे मैं ये समा टीवी आया तो अगर मेरे पास ये लोकेशन नहीं होती तो शायद मैं नहीं पहुँच पाता ऑन टाइम। तो एक इसमें आपकी खशियत भी शामिल थी कि मुझे वक्त पे पहुंचना है, लाइव प्रोग्राम है। तो वो अपना मकतब, जैसे आपका मकतब नंबर है 15, आपने 15 नंबर मकतब ये डाला और ये लोकेशन ये फ़ौरन लेकर उस मकतब तक पहुंची जहां आपकी रिहाइश है। नंबर 1, ये तो एक छोटा सा काम है। बड़ा काम ये है कि जो जब तक के हाजी हज करके वापस नहीं आ जाता, ये ऐप आपको मुसलसल गाइड करती रहेगी। मैं अर्ज़ करता हूँ, पहुँचे जद्दा या मदीना, कौन रिसीव करेगा, किस बिल्डिंग में जाएंगे, सामान कहाँ से मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक हाजी की तरबियत होती है। पूरे पाकिस्तान में तरबियत का आगाज़ हो चुका है। कराची में आप मीडिया के ज़रिए आपको मालूम हो गया होगा, कराची में हमने आगाज़ किया, मैं ख़ुद वहाँ गया था, हाज़िर हुआ था। फिर लाहौर में बैतुल हुज्जाज में भी ये काम हो गया। पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक हाजियों की तरबियत। लेकिन इसके साथ साथ हम एक 1.5-2 मिनट की क्लिप इसमें डाल रहे हैं ताकि हुज्जाज की तरबियत होती रहे। एक बात, जो अगली बात है वो भी बड़ी अहम बात है। हुकूमत सऊदिया ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया। हम जो वज़ीर हज हैं सऊदिया के डॉक्टर तौफीक रबिया और जो पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर हैं नवाफ मालिकी, इनके बड़े ममनून हैं। जो बात हमने इनसे कही या हमने इनसे कहा कि आप ज़रा दस्ते ताउन दराज करें, इन्होंने फ़ौरन हमारी मदद की। रोड टू मक्का एक स्कीम है, एक सहूलत है जो हुकूमत सऊदिया ने पाकिस्तान को फराहम की है। रोड टू मक्का ज़रा मैं वाज़ेह कर दूँ, हुज्जाज की पाकिस्तान ही से इमिग्रेशन, कस्टम वगैरह सब जब वो पहुँचे सऊदिया हज करने के लिए तो लाइक डोमेस्टिक फ्लाइट, तो बस सीधा निकले, उठाएं अपने घर जाएं, सीधा निकलें। ये सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद के लिए थी। हमने जो मीटिंग्स की, बहुत सारी मीटिंग इस सिलसिले में हुई। 2 मरतबा मेरी खुद हाज़िरी हुई सऊदिया और मैंने वो जो मिनिस्टर्स हैं उनसे गुफ्तगू की, उनसे मैंने ये अर्ज़ की कि जनाब वाला ये सहूलत आपने जो इस्लामाबाद के लिए फ़राहम की है ये बहुत शानदार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सहूलत कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर, इन 4 शहरों में इसको एक्सटेंड करें। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ मसाइल हैं, हम रफ्ता इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं मदीहा आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बात, ये खुशखबरी बयान करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रोड टू मक्का में कराची शामिल हो गया है। 26 तारीख को सऊदिया की अब ये इस्लामाबाद, कराची और क्या लाहौर में भी होगा? हमने लाहौर सबसे अहम शहर है जो हमने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है। हमने ये कहा कि लाहौर को शामिल करें। लाहौर का मतलब पूरा पंजाब। अब ये हुज्जाज लाहौर आएँ और लाहौर से जाएं। कराची का मतलब पूरा सिंध, पेशावर KP के पूरा, बलोचिस्तान। हम चाहते हैं कोयटा में इस साल हमारे को 2700 हाजी कोयटा से यानी बलूचिस्तान से जा रहे हैं, तो वो वहाँ से उसे यूज़ करें इस फैसिलिटी को। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें रफ्ता आएंगी। हुकूमत सऊदिया से हम बिल्कुल राब्ते में है। जैसे मैंने बेयर्स किया कि हमारा बहुत ही एक कुर्बत, एक मामलात, यानी हम अगस्त में हम आए थे, सितंबर में मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के हुक्म के मुताबिक उनसे मशवरा हुआ। सितंबर में मैंने पहला दौरा किया था सऊदिया का। वो तमाम बिल्डिंग्स जाकर देखी, कैटरिंग के मामला देखे, ट्रांसपोर्ट के मामला देखे। यहाँ एयरलाइन से हमारी बात हुई क्योंकि पिछले साल जो टिकट था हाजियों का वो 2.5 लाख था। 2.5 लाख। हमने कहा कि ये 2.5 लाख ज़्यादा है।
आप खुदारा एक काम ये करें, ये बात हमने की एयरलाइंस से। हमारे पास PIA, सऊदिया, एयर ब्लू, एयर सयाल और सैरीन ये हुज्जाज को लेकर जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये टिकट तकरीबन कोई 2 लाख का ले आए, यानी जैसे मैंने अर्ज किया था कि $150 का टिकट कम हो गया। पेमेंट हम पाक रुपीस में करेंगे, डॉलर्स हमारे मुल्क से नहीं जाएंगे। एक बात मैं और ये भी वाजे कर दूं, मदीना जब हमारी खवातीन जाती हैं तो वो आपने देखा होगा, अगर आप तशरीफ ले गई हों, यकीनन आप और फैसल गए होंगे, इंशाल्लाह जाएंगे अभी तक। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह जाएंगे, मेरी दुआएं है कि अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करे। वहाँ हम देखते हैं कि जब मलेशियन ख़वातीन हैं, ईरानी ख़वातीन हैं, इंडोनेशिया ख़वातीन हैं, वो एक अबाया के साथ होती हैं और बहुत ही एक महज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में वो रहती हैं, बड़ा अच्छा रहता है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन भी बड़ी बावक़ार नज़र आएँ। ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं, ये पाकिस्तान की सफ़ीर हैं, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो। हम तमाम ख़वातीन को एक एक अबाया बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। वो अबाया वो ज़ेब तन करेंगी और पीछे पीछे पाकिस्तान का परचम मौजूद होगा। रफ्ता रफ्ता ये बात आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ताला। अभी आप बात ये फरमा रही थी कि हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, यानी उनके अजीज़ चले जाते हैं हज पर, उनसे राब्ता कैसे हो। तो उस राब्ता कारी के लिए हमने एक और काम ये किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, कि हम उन्हें जैसे ही वो पहुंचेंगे सऊदिया, हम एक मोबाइल सिम बिल्कुल फ्री हर हाजी को देंगे, जिसके जरिए वो 180 मिनट इंटरनेशनल ये तो बहुत बड़ी बात कर सकता है। और बहुत सारे काम है मदीहा, अगर वक्त हो तो मुझे फरमाइए। जी मैं चाहूंगी प्लीज बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि आप इस पे स्पेसिफिकली रोशनी डालें इस बात पे। जी अच्छा, फिर ये है कि एक चीज़ होती है, मैं वाजे कर दूं, मरकजिया यानी हुदूद हरम। हम ये चाहते हैं कि हमारे मोहतरम आज़िमीन हज, उनकी रिहाइश गाह वो हरम से दूर ना हो। तो जो हुदूद हरम में की जगह होती है उसे मरकजिया कहा जाता है। हमने हुदूद हरम में वो जगहें ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हुज्जाज को तकलीफ ना हो। ट्रांसपोर्ट मौजूद है जो उनकी रिहाइशगाह से हरम तक, जो मुसलसल जिसे शटल सर्विस कहते हैं, वो चलती रहेगी। हमारा जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ये मुकम्मल है। मैं ख़ुद वहाँ जाकर मैंने वो खाना खाया, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि ये खाना कहीं मेयार से कम तो नहीं जो हुज्जाज को फराहम किया जाएगा। बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश और 2023 की मॉडल की बसें, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। एक परेशानी छोटी सी होती थी। अच्छा सिर्फ बसों के अलावा एक बसों के अलावा ख़ता कलामी की माजरत, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार जो आज़मीन हज हैं उनको बसों के साथ साथ ट्रेन की सहूलत भी मुयस्सर होगी। जी वो मिना में, वो असल में 5 दिन जो मिना के होते हैं यानी हज के होते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में नहीं था ये। तो मिना में जो सहूलत बसों की भी हासिल होगी, इसके साथ साथ हुकूमत सऊदिया ने एक बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि दौरान हज वो जो ट्रेन सर्विस है वो भी जारी रहेगी। तो हम यदि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। इसमें क्रेडिट हमें नहीं जाता, ये हुकूमत सऊदिया को जाता है। हुकूमत सऊदिया ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, यानी हुज्जाज का, और वो उम्मत का तसव्वुर सऊदी गवर्नमेंट बहाल रखती है। ये बड़ा कारनामा है। अच्छा अनीक साहब, हज के मनासिक के दौरान हुज्जाज कराम को सामान खो जाने के मसाइल का भी काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसमें मैंने सुना था कि इस मरतबा सब्ज़ रंग का सूटकेस जो है वो QR कोड उसका हाजी को भी दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर माशरा से हमारे इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी जाते हैं, जो कि सरकारी कोटे में जाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि अगर सबके सूटकेस एक जैसे हो तो। जी अगर खोने का डर नहीं होगा तो ये डर होगा मिक्सअप ना हो जाए।
जी जी, तो उन तमाम, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि उन सूट केसेस पर QR कोड के साथ हैं। मेरा सूट केस कभी गुम ही नहीं हो सकता। अच्छा, इवन ये कि अगली बात, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए, ना मेरा सामान गुम होगा और ना मेरा हाजी गुम होगा। वो हाजी भी कहीं, अच्छा बहुत सारे लोग, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे खातून हैं, जितने लोग हमारे जाते हैं वो ख़वातीन की हद तक महदूद नहीं करते। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़रा उनकी जो इल्मी सतह है वो ज़रा कम होती है, यानी शरअ ख़वानदगी हमारे मुल्क में क्या है वो आप जानती हैं, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने उनकी सहूलत के लिए भी ये चीज़ें शामिल कर ली हैं। फिर मुआविनीन, हमारे मुआविनीन, हमारे कोई 1800 मुआविनीन वहाँ मौजूद होते हैं, हर बिल्डिंग में मुआविन मौजूद होता है। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात मैं और ये अर्ज़ करूँ कि होता ये था, माजी में ये होता रहा, माजी में, कि ये जो जैसे हम पहले खुद्दामुल हुज्जाज कहते थे, अब इसका नाम मुआविनीन हो गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती थी कि हर शख्स जाना चाहता है क्योंकि फ्री हज हो जाता है, फिर 140 रियाल पर डे मुआविनीन को देने पड़ते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे, NTS के ज़रिए हम इन मुआविनीन का इंतखाब करवा रहे हैं। यानी मिनिस्ट्री मुआविनीन को, खुद्दामुल हुज्जाज को अब तक मुंतखब करती रही, लेकिन अब इस साल से हमने मुआविनीन हम NTS के ज़रिए ले रहे हैं। वो लिस्ट आएगी हमारे पास और वो चले जाएंगे, उसका एक ज़ाहिर एक क्राइटेरिया है जो हमने उसका इंतखाब किया है। यानी हम इस सब ये चाहते हैं कि हज अल हज्जो अरफा, यानी हज मैदान अरफात में मौजूदगी का नाम है। तो जब हुज्जाज पहुँचें हमारे 9 ज़िलहज को मैदान अरफात, तो पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और उन लोगों के लिए दुआएं करें, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जिन्होंने हज इस बार, उनके लिए काफ़ी सस्ता पैकेज जो है वो अरेंज करने की कोशिश की है और बहुत आसानियां पैदा की हैं, बड़ी डिफरेंट और नई पॉलिसी सामने लेकर आए हैं ताकि कम से कम वहाँ पे जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना हो और कितनी आसानियां हो सकती हैं। आप मदिहा, अगर 2 मिनट हो तो मैं कुछ अर्ज और करना चाहता हूं। जी, मैं वक्त मुख्तसर है, अगर एक जुमले में अगर आप उसको ज़रा समेट लें बात को। जी, बस एक जुमले में सिर्फ एक चीज़ और थी, वो ये थी कि जो इंटरफेथ हारमनी वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पूरे पाकिस्तान में इंटरफेथ हारमनी के हवाले से जो थोड़ा बहुत काम किया, ये शायद माजी में कभी नहीं हुआ। और हमने तालीमी इदारों में भी इंटरफेथ डायलॉग शुरू करवाए, कराची यूनिवर्सिटी, NED, इकरा, दाऊद यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारे तालीमी इदारों में, ताकि ये यूथ इन तक ये बात पहुँचे कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ अकायद के लोग मौजूद हैं और एक गुलदस्ते के मानंद रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अनीक अहमद साहब, निगरान वफाक बराए मज़हबी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि कितनी आसानियाँ जो हैं इस बार जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए पैदा की गई हैं मिनिस्ट्री की जानिब से, ताकि उनका जो हज है, जो तमाम तरह उनका सफ़र है, ये अच्छा गुजरे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।